हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल विषय में आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। पृथ्वी की आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति तथा उसके विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो मानव के लिए दृश्य नहीं है, यानी अदृश्य है वो भाग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं, हम उनको 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व, दबाव और तापमान। घनत्व उपग्रहों के आधार पर पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। धरातल का घनत्व जो है वो 2.6 से 3.3 और केंद्र का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर परिकलित किया गया। इससे ये पता लगता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है, यानी जो कोर भाग है, उसका घनत्व सर्वाधिक होता है। दूसरा है दबाव। पृथ्वी का जो अंतरतम यानी कोर भाग जो है, उसका अत्यधिक घनत्व वहां पर स्थित अत्यधिक दाब के कारण हो सकता है। तापमान, जैसे जैसे कोर भाग में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान बढ़ता है। यानी औसत रूप से प्रति 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। यानी बहुत से विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए, उन्होंने पृथ्वी के कोर भाग के बारे में कुछ बताया है। जैसे ग्रहणों पर परिकल्पना के अनुसार अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर कोर भाग को तरल अवस्था में माना गया है। लाप्लास महोदय भी अंतरतम को तरल मानते हैं। जोएफ्रीज और जो रिटर महोदय हैं वो अंतरतम को यानी कोर को गैस का बना हुआ मानते हैं। परंतु ये सभी जो हैं एक परिकल्पनाएं हैं। उसके बाद तीसरा जो स्रोत है वो है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें आता है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी के अंदर से तरल अवस्था में मैग्मा या लावा बाहर निकलता है, जिससे ये पता लगता है कि पृथ्वी का कोई ना कोई भाग अंदर ऐसा है जो किसमें है, तरल अवस्था में है। उसके बाद आता है भूकंप विज्ञान। भूकंपीय जो लहरें होती हैं वो 3 श्रेणियों में होती हैं, यानी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम जो है वो प्राथमिक जो लहर होती है वो ठोस भाग में अधिक गति से प्रभावित होती है। तीनों भागों में ठोस, द्रव और गैस में गति कर सकती है, लेकिन ठोस भाग में उसकी गति क्या होती है, अधिक होती है, जिसको हम प्राथमिक लहर कहते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स। ये प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं। और जो ये एस लहर जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये तरल भाग में क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तीसरी जो प्रकार की लहर हैं वो होती हैं सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स, या जिनको हम एल वेव्स कहते हैं। ये लहरें पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं और अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं।
तो इन लहरों के आधार पर पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद स्वेस महोदय ने पृथ्वी का रासायनिक संगठन और विभिन्न परतों के बारे में बताया है। एडवर्ड स्वेस महोदय के अनुसार भूपटल का जो ऊपरी भाग है वो अवसाद यानी सेडिमेंट से निर्मित परतदार शैलों का बना हुआ है, जिसकी गहराई और घनत्व क्या है, दोनों ही कम है ऊपरी भाग की। ये परत रवेदार यानी जो क्रिस्टलाइन सेल होती हैं, खासकर सिलिकेट यानी जिनमें सिलिका की मात्रा होती है, पदार्थों की बनी होती है, जिनमें फेल्सपार और अभ्रक आदि खनिजों बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस ऊपरी भाग के नीचे स्वेस महोदय ने 3 परतों की स्थिति मानी है। कौन कौन सी? ये तो ऊपरी भाग हो गया जिसे हम क्रस्ट या भूपटल कहते हैं। ये अवसाद से निर्मित स्वेस महोदय के अनुसार परतदार शैलों का बना हुआ है। उसके नीचे यानी इस क्रस्ट के नीचे 3 परत मानी है उन्होंने, सियाल, सीमा और निफे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सियाल परत को। परतदार शैल के नीचे सियाल की परत पाई जाती है, जिसकी रचना किससे हुई है? ग्रेनाइट से। इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है। इसी कारण इस परत को सियाल कहते हैं, यानी सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al, सियाल इसको कहते हैं। इस परत का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और इस परत की जो औसत गहराई है वो है 50 से 300 किलोमीटर। इसमें तेजाबी यानी एसिड पदार्थों की अधिकता होती है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। खासकर जो महाद्वीपों की रचना है वो किससे हुई है? सियाल से मानी जाती है। किसकी रचना? महाद्वीपों की रचना। उसके बाद दूसरी जो परत है वो कौन सी है? सीमा। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा है। इसकी जो रचना है वो बेसाल्ट जो आग्नेय शैल हैं उनसे हुई है और यहीं से यानी इसी परत से ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा बाहर आता है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिलिका तथा मैग्नीशियम की इस परत में प्रधानता होती है, सिलिका और मैग्नीशियम। इसीलिए इस परत को सीमा यानी Si और Ma सीमा कहते हैं। इस परत का घनत्व जो है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी जो गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इस परत में क्षारीय पदार्थ की अधिकता होती है तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के क्या पाए जाते हैं? सिलिकेट पाए जाते हैं। तीसरी जो परत है वो है निफे। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत, इसे निफे कहते हैं क्योंकि इसकी जो रचना है वो निकल तथा फेरियम से हुई है। फेरियम जो है लोहे का रूप होता है। इस प्रकार जो निफे परत है वो कठोर धातुओं की बनी हुई है, जिस कारण इसका घनत्व भी अधिक है, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इस परत का जो व्यास है निफे का वो 6880 किलोमीटर के लगभग है।
पृथ्वी का जो अंतरतम है, कोर भाग है, उसमें लोहे की उपस्थिति पाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है और इसी से पृथ्वी की क्या है, स्थिरता प्रमाणित होती है। तो ये था स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी का रासायनिक संगठन और उसकी विभिन्न परतें। उसके बाद आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अभिनव मत, यानी पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसमें प्राकृतिक तथा मानवकृत बम विस्फोट, आणविक परीक्षण के दौरान विस्फोट, भूकंप की लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसको 3 वृत्त मंडलों में, कितने, 3 वृत्त मंडलों में क्रस्ट, मेंटिल तथा अंतरतम में विभक्त किया जाता है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर इन 3 प्रमुख मंडलों के भी उपविभाग किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 वृत्त मंडलों को देखते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे ऊपर का जो भाग है वो क्रस्ट, उसके बाद क्रस्ट के बाद ऊपरी मेंटल, उसके बाद निचली मेंटल, उसके बाद बाह्य कोर और उसके बाद आंतरिक कोर। तो जो क्रस्ट है वो उसकी औसत जो गहराई है वो लगभग 33 किलोमीटर है। भूकंपीय लहरों के आधार पर क्रस्ट के 2 उपविभाग किए गए हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी जो क्रस्ट है उसका घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का 3.3 है। दोनों जो क्रस्ट हैं उनमें घनत्व में जो अंतर है वो किसके कारण है, दाब के कारण है। यानी संरचना लगभग समान है लेकिन दाब के कारण घनत्व में क्या जाता है, अंतर। और यहाँ पर जब घनत्व में अंतर आता है तो जो भूकंपीय लहरें हैं उनकी गति में भी क्या जाता है, अंतर आ जाता है। ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण जो निचली क्रस्ट है के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत क्या हुआ है, कम दाब पर संपन्न हुआ है, इसलिए क्या जाता है, घनत्व में अंतर। सामूहिक रूप से जो क्रस्ट या हम जिसे भूपटल कहते हैं की मोटाई पर्वतों के नीचे क्या होती है, अधिक होती है यानी सर्वाधिक होती है, और महासागरों के नीचे क्या होती है, न्यूनतम मोटाई पाई जाती है। अवसादी जो परत है यानी जो भूपटल के ऊपर की जो अवसादी परत है उसके नीचे रवेदार सैलों की परत पाई जाती है, जिसके ऊपरी भाग में तो ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें पाई जाती हैं, और जो निचली भाग है यानी निचली जो क्रस्ट है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में क्रस्ट का जो आयतन है वो कितना है, 0.5% तथा द्रव्यमान जो है वो कितना है, 0.2% मात्र है। यानी आयतन और द्रव्यमान के दृष्टिकोण से क्रस्ट का संपूर्ण पृथ्वी में बहुत कम हिस्सा है। क्रस्ट के बाद दूसरा जो भाग है वो है मेंटल। कौन सा है, मेंटल। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में क्या हो जाती है, अचानक से वृद्धि हो जाती है। ये मेंटल
इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य में एक असमानता यानी डिसकंटिन्यूटी का सृजन हो जाता है। और इस असमानता की जो खोज है सबसे पहले मोहोरोविकिक ने, एक विद्वान हुए हैं मोहोरोविकिक ने 1909 में की थी। अतः इसे क्या कहते हैं, मोहो असमानता भी कहते हैं। मोहो असमानता से 2900 किलोमीटर तक मेंटल का विस्तार है। मेंटल को भी विभक्त किया जाता है, जैसे मोहो असमानता से 200 किलोमीटर तक प्रथम भाग, यानी ये सब किसके कारण से है, घनत्व में अंतर के कारण। 200 से 700 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक जो घनत्व है लगभग 3 रहता है। उसके बाद 200 से 700 किलोमीटर तक जो घनत्व है वो 4.3 हो जाता है, और 700 से जो 2900 किलोमीटर तक है वहां घनत्व 5.5 तक हो जाता है। ऊपरी मेंटल में जो 100 से और 200 किलोमीटर की गहराई, यानी 100 से ये जो भाग है 100 से 200 किलोमीटर तक का जो भाग है, वहां पर भूकंपीय लहरों की गति क्या हो जाती है, अत्यधिक मंद पड़ जाती है। ये जो भाग है ये आधी तरल अवस्था में प्लास्टिक जैसा भाग है। कैसा है, प्लास्टिक जैसा भाग है। इस भाग को निम्न गति मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। इसी मंडल के ऊपर जो प्लेटें हैं वो संचालित होती हैं, और ये जो प्लेटें हैं जब संचालित होती हैं तो पटल विरूपण के लिए उत्तरदायी होती हैं। पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में व्याप्त है। तो ये था दूसरी जो मंडल है मेंटल। उसके बाद तीसरी जो परत है वो क्या है, अंतरतम, या जिसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। अंतरतम का जो विस्तार है यानी कोर का जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर से और कहां तक है, 6371 किलोमीटर तक। निचली मेंटल और बाह्य अंतरतम, यानी ये यहां पर ये निचली मेंटल और बाह्य कोर, यहां पर क्या होता है, भूकंपीय जो लहरें हैं उनके वेग में अचानक क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और इस सीमा को या इस असमानता को क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असमानता कहते हैं। इस सीमा के सहारे घनत्व में जो परिवर्तन है 5.5 से कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। यानी निचली मेंटल का जो अंतिम भाग है वहां 5.5 होता है, जैसे ही कोर भाग शुरू होता है वहां घनत्व कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अंतरतम यानी कोर को भी 2 उप विभागों में विभक्त किया जा सकता है। बाह्य जो अंतरतम है वो 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक है। इस मंडल में यानी बाह्य जो कोर है, आउटर जो कोर जिसको हम बोलते हैं, जो भूकंप की ऐस लहर यानी जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो क्या नहीं हो पाती, प्रवेश नहीं कर पाती। अतः ये जो भाग है किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। दूसरा जो है आंतरिक कोर, या जिसे हम इनर कोर कहते हैं, या आंतरिक अंतरतम 5150 से और 6371 किलोमीटर है। ये मंडल किसमें है, ठोस अवस्था में है, और इसका जो घनत्व है वो कितना है, 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बाह्य और आंतरिक कोर,
यानी आउटर और इनर जो कोर हैं उनके मध्य भी क्या जाता है, घनत्व में अंतर आ जाता है। यानी सीधा 12.3 से कितना हो जाता है, 13.3 हो जाता है और एक असमता बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, लेहमैन असमता कहते हैं। कोर भाग की जो रचना है वो किससे हुई है, निकेल और लोहे के मिश्रण से हुई है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32% कोर भाग में या अंतरतम में व्याप्त है। तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसका रासायनिक संगठन।